नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग क्लास 12th की जो फिजिक्स है, ठीक है, फिजिक्स कौन सा पेपर? सेकेंड पेपर की जो पहली यूनिट है प्रकाश की, उसका अध्ययन करने चल रहे हैं, ठीक है ना। देखिए, इससे पहले हम लोग बात करें तो क्लास ये प्रकाश की इसको हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं ऑफलाइन, ठीक है। ये ऑनलाइन है, तो ऑनलाइन में जो है जो बच्चे ऑफलाइन पढ़ चुके हैं ये मत सोचें कि हमें इसको नहीं पढ़ना है, इसको आप पढ़िए, ठीक है ना। जानते हो कि आप कोई भी चीज़ जितनी ज़्यादा बार पढ़ोगे उतना ही ज़्यादा बार आपको कुछ न कुछ तो नया मिलता ही जाता है, पता है ना। आप एक बार उसी किताब को आप 10 बार अध्ययन करेंगे तो 10 बार आपको कुछ न कुछ नया ज़रूर मिलेगा, ठीक है। तो हम उम्मीद करते हैं कि जो बच्चे इसको पढ़ चुके हैं वो भी इसको एक बार ज़रूर देखें वीडियो को, ठीक है। और यहाँ से हम लोग कह सकते हैं बहुत अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट सीखेंगे प्रकाशिकी में, जो शायद आपको ऑफलाइन ना मिला हो, ठीक है। यहाँ पर आपको वो मिल जाएगा, ठीक है। तो इससे पहले हम लोग 2 चैप्टर शायद कंप्लीट कर चुके हैं। एक है वैद्युत क्षेत्र, ठीक है ना, और दूसरा कूलाम का नियम। फर्स्ट पेपर में फिजिक्स फर्स्ट पे हम लोग उसको समाप्त कर चुके हैं। तो आज हम लोग नया टॉपिक पढ़ने चल रहे हैं प्रकाश की, ठीक है। क्योंकि लॉकडाउन है, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो डर रहे हैं, कुछ बच्चे हैं ऐसे, ठीक है, जो डर रहे हैं कि यहाँ पर ऑफलाइन में, या जैसी बात है कि जो है ऑफलाइन चलाना ही मुश्किल है, ठीक है ना। क्योंकि ये समय क्या चल रहा है भाई, जानते हैं कोविड-19 की वजह से सभी संस्थाएं, कोचिंग सब क्या हैं, पूर्णतः बंद हैं, ठीक है। और सरकार का जो ऑर्डर है उसके अनुसार तो हमें करना ही पड़ेगा। तो चलिए बात करते हैं प्रकाशिकी के बारे में, ज़्यादा ना टाइम गवाते हुए, ठीक है। तो प्रकाशिकी क्या है, प्रकाशिकी को कितने भाग में डिवाइड किया गया है, उसके अंतर्गत क्या क्या हमें पढ़ना है, पहले हम ओवरव्यू ले लेते हैं, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं प्रकाशिकी क्या है। तो प्रकाशिकी क्या होता है कि यहाँ पर अगर आप डिफिनीशन लिखना चाहें तो विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम प्रकाश के गुणों और उनके प्रभावों का अध्ययन करते हैं प्रकाशिकी कहलाती है, ठीक है ना। तो हम कह सकते हैं कि विज्ञान की वह शाखा, ठीक ना, विज्ञान की वह शाखा जिसमें प्रकाश के गुण, ठीक है ना, जिसमें प्रकाश के गुण तथा उनके प्रभावों का अध्ययन किया जाता है, क्या कहलाती है? प्रकाशिकी, ठीक है ना, प्रकाशिकी कहलाती है। डॉट लिख लीजिएगा आप, ठीक है। तो क्लियर हो गया प्रकाशिकी क्या है, ठीक है। तो विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम क्या करते हैं, प्रकाश के गुण, ठीक है ना, प्रकाश की क्या प्रॉपर्टीज़ है उसका अध्ययन, उस प्रकाश से किसी वस्तु पर, ठीक है, क्या इफेक्ट पड़ रहे हैं या प्रकाश, ठीक है, उसका अध्ययन किया जाता है। तो वही क्या कहलाता है, प्रकाशिकी कहलाता है। तो नोट कर लीजिएगा इसको कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत या जिसमें प्रकाश के गुणों, ठीक है ना, प्रकाश के गुण तथा उनके प्रभावों का अध्ययन किया जाता है प्रकाशिकी कहलाती है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए प्रकाशिकी को 2 भागों में डिवाइड किया गया। कितने भाग में? 2 भाग में। पहला है किरण प्रकाशिकी अथवा ज्यामितीय प्रकाशिकी, और दूसरा आपका क्या है, भौतिक प्रकाशिकी। क्लियर हो गया, ठीक है। पहला है किरण प्रकाशिकी अथवा ज्यामितीय प्रकाशिकी, और दूसरा क्या है, भौतिक प्रकाशिकी, ठीक है ना। चलिए अब यहाँ पर किरण प्रकाशिकी अथवा भौतिक प्रकाशिकी में जो प्रकाश की किरण है ना, उसके संचरण की दिशा, ध्यान समझिएगा, प्रकाश के किरण के संचरण की जो दिशा है वो एक क्या मानी जाती है, एक सीधी रेखा में मानी जाती है, ठीक है ना। यानी किरण प्रकाशिकी अथवा किरण प्रकाशिकी नाम ही है किरण की तरह, ठीक है, और या ज्यामितीय प्रकाशिकी, ठीक है, बात एक ही है, यहाँ पर दोनों को वही कहते हैं। तो इसके अंतर्गत हम लोग क्या करते हैं, प्रकाश, ठीक है, कैसे गमन करती है, एक सीधी रेखा में गमन करती है, वो उसको हम कैसे प्रदर्शित करते हैं, एक तीर द्वारा प्रदर्शित करते हैं। देखिए किरण प्रकाश की अथवा ज्यामितीय प्रकाश की तब हम कहेंगे, ठीक है ना, तब हम कहेंगे जब प्रकाश की तरंग दैर्ध्य लेस देन अवरोध क्या है, जैसे बात समझिएगा। मान लीजिए
कि ये प्रकाश है, समझिए ये प्रकाश से जा रहा है, ठीक है, ये क्या है, लाइट। चलो ये प्रकाश है, प्रकाश की किरण है, ठीक है, ये प्रकाश किरण ऐसे जा रही है, ठीक है। अब ये जो प्रकाश है इसकी जो तरंग दैर्ध्य है, ठीक है, प्रकाश किरण की जो तरंग दैर्ध्य है, ठीक है, वो तरंग दैर्ध्य इसके सामने जो अवरोध आ रहा है, ठीक है, मतलब कोई रुकावट वाली वस्तु, वो अवरोध बहुत बड़ा हो, किसकी तुलना में, प्रकाश की तरंग दैर्ध्य की तुलना में। क्लियर हो गया। तो जब प्रकाश तरंग दैर्ध्य की तुलना में उसके मार्ग में आने वाला अवरोध बहुत बड़ा हो, ठीक है ना, तो ऐसे ही हम कह सकते हैं प्रकाशिकी को हम किसके अंतर्गत अध्ययन करते हैं, किरण प्रकाशिकी अथवा ज्यामितीय प्रकाशिकी में, ठीक है। और इसके अंतर्गत किरण प्रकाशिकी अथवा ज्यामितीय प्रकाशिकी में कौन कौन सी घटनाएं होंगी उनका हम अध्ययन करेंगे। कौन कौन सी, छाया का बनना, परावर्तन, अपवर्तन और वर्ण विक्षेपण। ऐसी घटनाओं का अध्ययन हम लोग किसके अंतर्गत करेंगे, किरण प्रकाशिकी अथवा ज्यामितीय प्रकाशिकी, ठीक है ना। तो ये याद कर लीजिएगा, किरण प्रकाशिकी अथवा ज्यामितीय प्रकाशिकी में जो तरंग दैर्ध्य है प्रकाश की, ठीक है, वो अवरोध की तुलना में बहुत कम है। या अगर आपसे कोई पूछे, आ सकता है, ठीक है ना। आप ये समझ लीजिए कि जब प्रकाश की तरंग दैर्ध्य, ठीक है, प्रकाश की तरंग दैर्ध्य अवरोध की तुलना में बहुत कम, बहुत ज़्यादा हो, है ना, एक मिनट, ये जो प्रकाश की तरंग दैर्ध्य है, ठीक है ना, वो अवरोध की तुलना में बहुत कम हो, तो जिस प्रकाशिकी का हम लोग अध्ययन करते हैं वो कहलाती है किरण प्रकाशिकी अथवा ज्यामितीय प्रकाशिकी, ठीक है ना। अब इसके अंतर्गत प्रकाश को एक किरण माना जाता है इस तरीके से। यहाँ पर ये जो एरो है ये बताता है प्रकाश की दिशा को और ये बताता है प्रकाश के पथ को, ठीक है ना। ये प्रकाश के किसको बताता है, पथ को, ये और ये बताती है दिशा को। और इसके अंतर्गत क्या क्या अध्ययन करना है हमें क्लियर हो गया। चलो अब चलते हैं भौतिक प्रकाशिकी में। किसमें चलते हैं, भौतिक प्रकाशिकी में। तो भौतिक प्रकाशिकी में, ठीक है, इसको भी दो भागों में डिवाइड किया गया है। इसको भी कितने भाग में डिवाइड किया गया है, दो भागों में। नंबर 1 है तरंग प्रकाशिकी, नंबर 2 है क्वांटम प्रकाशिकी, ठीक है ना। तो भौतिकी प्रकाशिकी को क्लियर हो गया, दो भागों में, एक तरंग प्रकाशिकी और एक क्वांटम प्रकाशिकी। देखिए तरंग प्रकाशिकी में ध्यान रखिएगा, देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर प्रकाश किरण को एक सीधी रेखा माना गया ऐसे। अब भौतिक प्रकाशिकी में इसको दो भाग में डिवाइड किया गया, तरंग प्रकाशिकी और क्वांटम प्रकाशिकी। अब यहाँ पर तरंग प्रकाशिकी में जो प्रकाश है ऐसा माना जाता है कि वो तरंग के रूप में चलता है ऐसे, ठीक है ना, ये ऐसे चलता है। क्लियर हो गया। तो तरंग प्रकाशिकी में प्रकाश माना जाता है कि कैसे चलता है, तरंग के रूप में। क्वांटम प्रकाशिकी में प्रकाश को कैसा माना जाता है, एक फोटान मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, फोटान मान करके अध्ययन किया जाता है, ठीक है ना। अब देखिए तरंग प्रकाशिकी में जो जो चैप्टर्स हमें पढ़ने हैं, तरंग प्रकाशिकी में आगे चैप्टर हैं। तरंग प्रकाशिकी में जिसका जिसका हमें अध्ययन करना है वो है आपका व्यतिकरण, ठीक है ना। उसके बाद विवर्तन, ठीक है ना, क्या है, व्यतिकरण, विवर्तन और ध्रुवण। क्लियर हो गया। व्यतिकरण, विवर्तन और ध्रुवण ये किसके अंतर्गत जाएगा, तरंग प्रकाशिकी के अंतर्गत। और क्वांटम प्रकाशिकी में क्या है, ठीक है ना। क्वांटम प्रकाशिकी में हम ऐसा कह दें, देखिए तरंग प्रकाशिकी में प्रकाश को क्या माना गया, तरंग माना गया। इसमें क्या माना गया, प्रकाश को एक सीधी रेखा माना गया। और यहाँ पर क्वांटम प्रकाशिकी में जो प्रकाश है उसको एक छोटे छोटे कण के रूप में माना गया, ठीक है ना। तो क्वांटम प्रकाशिकी में हम कह सकते हैं कि प्रकाश को कण के रूप में माना गया है। किस रूप में, लिख दे रहे हैं कि क्वांटम प्रकाशिकी में प्रकाश को क्या माना गया, कण के रूप में, ठीक है ना। क्लियर हुआ। अब प्रकाश को यदि हम कण मान लेंगे, कण के रूप में, तो उसके अंतर्गत जो हमें अध्ययन करना है चैप्टर्स, वो है प्रकाश का वैद्युत प्रभाव, पहला चैप्टर, और दूसरा है कांपटन प्रभाव। इसी में आ जाएगा, बहरहाल नया चैप्टर नहीं होगा, ठीक है। तो क्लियर हो गया पूरा। तो इसका आप तो एक बार इसको नोट कर लीजिए, अदरवाइज आप इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। चलिए चलिए यहाँ तक आप लोग नोट कर लिए होंगे। अब हम लोग बात करते हैं प्रकाश की। देखिए भाई प्रकाश की क्या था, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम लोग क्या करते थे, प्रकाश के गुणों
और उसके प्रभावों का अध्ययन करते थे, क्या कहलाता था? प्रकाश का, ठीक है ना, प्रकाशिकी कहलाता था। अब उसमें देखो एक मतलब शब्द आ रहा है प्रकाश। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि प्रकाश क्या होता है, यानी लाइट जिसको हम लोग कहते हैं, ठीक है ना। और आपको पता है कि बिना लाइट के जीवन संभव नहीं है, ठीक है ना, बिना लाइट के, बिना प्रकाश के जीवन संभव नहीं है। अगर आपको अंधेरे में लगातार 2 दिन रख दिया जाए तो आप पागल हो जाएंगे, नहीं हो जाएंगे? नहीं होंगे तो होने के गार पे पहुंच जाएंगे। समझ में आ रहा? तो कहने का मतलब क्या है कि प्रकाश आपके जीवन के लिए, हमारे जीवन के लिए, हम सभी लोगों के लिए बहुत ही क्या है? अनिवार्य है, ठीक है। तो प्रकाश क्या होता है? प्रकाश हम कह सकते हैं एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश क्या है? प्रकाश एक प्रकार की क्या? सिर्फ ऊर्जा है, ठीक है ना। ऐसी ऊर्जा जो हमारी दृष्टि को, ज्ञान को जागृत करती है, ठीक है ना। यानी लाइट क्या है? लाइट और ऊर्जा, प्रकाश क्या है? प्रकाश एक एनर्जी है, ठीक है ना। प्रकाश क्या है? एक ऊर्जा है जो हमारे दृष्टि को, ज्ञान को क्या करती है? जागृति करती है, जिसके कारण ही हम किसी वस्तु को पहचान पाते हैं, समझ पाते हैं, देख पाते हैं, ठीक है ना। तो ऐसी एनर्जी को ही हम लोग क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? प्रकाश कहते हैं। तो समझ में आ गया? प्रकाश क्या है? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारे दृष्टि एवं ज्ञान को क्या करती है? जागृत करती है, ठीक है ना। ऐसी एनर्जी को ही हम लोग क्या कहते हैं? प्रकाश कहते हैं। और दूसरी बात, सबसे अच्छी बात, प्रकाश विजिबल नहीं होता, यानी प्रकाश दिखाई नहीं देता। ये सिर्फ और सिर्फ किसी वस्तु को दिखाने में सहायता करता है। क्लियर हो गया? तो आगे बात कर लेते हैं प्रकाश से संबंधित कुछ और। तो प्रकाश आपको समझ में आ गया होगा। देखिए प्रकाश क्या होते हैं, प्रकाश क्या होते हैं तो हमने बता ही दिया, ठीक है। चलो अब बात कर लेते हैं इसमें प्रकाश में छोटे छोटे कभी कभार पूछ लेते हैं दीप्त एवं अदीप्त वस्तुएं, दीप्त और अदीप्त, ठीक है। दीप्त एवं अदीप्त वस्तुएं तो आप लोग जानते ही होंगे, नहीं जानते तो जान लीजिए। हम खड़े हैं भैया आपके सामने जी, अंधेरे में हमें खड़े कर दो, क्या हम आपको दिखाई देंगे? बिल्कुल नहीं। सर जी वैसे काला है, कहाँ दिखाई पड़ेंगे वहाँ, ठीक है, कोई बात नहीं, मत देखो। वाइट बोर्ड को ले जाके रख दो अंधेरे में, दिखाई देगा? बिल्कुल नहीं दिखाई देगा। अगर वहीं पर मोमबत्ती जला के रख दो तो मोमबत्ती दिखाई देने लगेगी। बात समझ में आ रहा है? तो कहने का मतलब क्या है कि ऐसी वस्तुएं जो अंधेरे में रखने पर दिखाई दें उन्हें कहते हैं दीप्त वस्तुएं, ठीक है ना। यानी ऐसी वस्तुएं जिन्हें हम अंधेरे में रख दें और वो दिखाई दे, उसे हम कहते हैं दीप्त वस्तुएं। या ऐसे कह दें कि वे वस्तुएं जिनमें स्वयं का प्रकाश होता है दीप्त वस्तुएं कहलाती हैं। अदीप्त वस्तुएं क्या हैं? ऐसी वस्तुएं, ठीक है ना, ऐसी वस्तुएं जिनको हम कहाँ पर रख दें? अंधेरे में रख दें और वो दिखाई ना दें, उन्हें हम क्या कहते हैं? अदीप्त वस्तुएं। या इसमें हम ऐसा कह सकते हैं कि वे वस्तुएं जिनके पास स्वयं का प्रकाश नहीं होता वो क्या कहलाती हैं? अदीप्त वस्तुएं कहलाती हैं, ठीक है ना। चलिए जैसे एग्जाम्पल में ध्यान समझिए। अगर आपको देखिए एक बंद कमरा है, ठीक, ये कमरा हो गया, आपका बेडरूम नहीं है, ये कमरा है कोई भी, ठीक है, हाँ ठीक। चलो अब यहाँ पर आप क्या करिए? टेबल रख दीजिए। क्या रख दीजिए? टेबल, मेज। ऐसा मेज बनता है? अरे छोड़ो, समझ लो मेज हो गया, ठीक। मेज को रख देंगे, क्या वो दिखाई देगा? नहीं दिखाई देगा। तो भैया किस में चला जाएगा? अदीप्त में। चेयर रख देंगे अंधेरे में, दिखाई देगा? नहीं दिखाई देगा, वो क्या हो जाएगा? अदीप्त। तो चेयर हो गया, है ना, यानी कि मेज हो गई, कुर्सी हो गया, मार्कर हो गया, ये रुमाल हो गया, हम लोग हो गए, ठीक है। ये सब क्या कहलाते हैं? अदीप्त वस्तुएं। दीप्त वस्तुओं में क्या क्या होते हैं? जैसे मोमबत्ती हो गया, टॉर्च हो गया, बल्ब हो गया, ये सब क्या कहलाती हैं? दीप्त वस्तुएं। क्लियर हो गया? तो दीप्त अदीप्त वस्तुएं बहुत ईजी है, एक छोटा सा बच्चा भी बता सकता है जो केवल सुन लेगा, है। अब बात करते हैं प्रकाश संबंधी कुछ प्रारंभिक तथ्य, ठीक है ना। अब देखिए प्रकाश संबंधी कुछ प्रारंभिक तथ्य, इसमें क्या है? सबसे पहले हम इसमें पढ़ेंगे प्रकाश के स्रोत। प्रकाश के स्रोत क्या क्या हैं। दूसरा प्रकाश की प्रकृति, इस पर बहुत ही लंबा, इस पर लगा लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, यही को हमें मेन डिस्कस करना है। उसके बाद प्रकाश का संचरण, इन तीनों बातों को हमें पढ़ना है, ठीक है।
प्रकाश के स्रोत यानी प्रकाश हमें कहाँ से प्राप्त होता है, इसके बारे में डिटेल चर्चा करना है। ठीक है, ज़्यादा चर्चा इसके बारे में नहीं करना, सबसे ज़्यादा चर्चा हमें इसके बारे में करना है, प्रकाश की प्रकृति के बारे में। ठीक है, तो पहले जान लेते हैं प्रकाश के स्रोत, तो इसको मिटा दिया जाए। चलिए देखिए, प्रकाश के स्रोत क्या हैं। जैसे आपको पढ़ाई हम ऑनलाइन करा रहे हैं, तो आपको जो मटेरियल मिल रहा है, पढ़ रहे हैं, उसके स्रोत कौन है? हम ही हैं, हम आपको पढ़ा रहे हैं, हम स्रोत हो गए। उसी प्रकार से जो प्रकाश है, जहाँ से एनर्जी मिलती है, वही क्या कहलाता है? सोर्स ऑफ लाइट, है ना, सोर्स ऑफ लाइट प्रकाश के स्रोत कहलाते हैं। तो जहाँ से, ठीक है, हमें प्रकाश प्राप्त हो, वही कहलाता है प्रकाश स्रोत। ठीक है, तो प्रकाश स्रोत को दो भाग में डिवाइड किया गया है। कितने भाग में? दो भागों में। एक है आपका प्राकृतिक और एक है कृत्रिम। ठीक है, प्राकृतिक और दूसरा है आपका कृत्रिम। प्राकृतिक क्या होता है? जो नेचर द्वारा दिया गया है ना, जैसे हम कहते नहीं, गॉड गिफ्टेड है, भगवान के द्वारा दिया गया है। समझ में आ रहा है ना? तो प्राकृतिक में क्या होते हैं? यानी ऐसे प्रकाश स्रोत जो प्रकृति ने हमें दिया है, जहाँ से प्रकाश, यानी कि प्रकृति के द्वारा बनाया गया ऐसा वस्तु जहाँ से प्रकाश हमें प्राप्त होता है, वो क्या कहलाते हैं? प्रकाश के प्राकृतिक स्रोत कहलाते हैं। जो मनुष्य बना दिया है, जैसे बल्ब, अभी बताते हैं, सॉरी। ठीक है, कृत्रिम क्या है? कृत्रिम जो मनुष्यों द्वारा बनाए गए हैं और उनसे हमें प्रकाश प्राप्त हो रहा है, उन्हें हम कहते हैं कृत्रिम प्रकाश स्रोत। ठीक है, चलिए अब प्राकृतिक प्रकाश स्रोत में कौन कौन से हैं, नेचर द्वारा कौन कौन से दिए गए? आपको पता है, सूर्य हो गया, है ना। सूर्य से हमें अपार ऊर्जा मिलती है। हम जानते हैं पृथ्वी पर ऊर्जा का सबसे बड़ा जो स्रोत है वो क्या है? सूर्य है। तो भैया प्राकृतिक स्रोत में कौन कौन से हैं, लिख लीजिए। पहला सूर्य हो गया, ठीक, तारा हो गया। देखो एक बात, कहीं ना कहीं सूर्य भी क्या है? तारा ही है, लिख दे रहे हैं बहरहाल। उसके बाद जुगनू, देखिए हो, जुगनू, ठीक ना, जुगनू देखो ना जुगनू भी क्या होता है? प्रकाश देता है। अब इतना प्रकाश नहीं देता कि हम उससे काम चला लें, फिर भी मान तो सकते हैं देता है। तो सूर्य हो गया, तारा हो गया, जुगनू हो गया, ये सब क्या कहलाते हैं? प्राकृतिक स्रोत। कृत्रिम स्रोत में क्या हो गया? मनुष्यों द्वारा बनाया गया है ना। टार्च हो गया, बल्ब हो गया, ट्यूबलाइट हो गई, ठीक है ना। ये सभी क्या कहलाते हैं? कृत्रिम स्रोत। तो प्रकाश के स्रोत को दो भाग में डिवाइड किया गया है, एक प्राकृतिक स्रोत और एक कृत्रिम स्रोत। तो कृत्रिम स्रोत में आप लिख लीजिए, बल्ब हो गया, है ना, बल्ब, टार्च और ट्यूबलाइट समथिंग आदि कर दो, ठीक है। ये सब आपके हैं, तो इतना नोट कर लीजिए जल्दी से। नोट हो गया। चलिए अगला हम चलते हैं। अब लोग दूसरा जो है, जो हमने बताया था, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ठीक है ना, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट यही है। पॉइंट नंबर 2 क्या था? प्रकाश की प्रकृति, ठीक है ना, यानी नेचर ऑफ लाइट, प्रकाश की प्रकृति, प्रकाश की प्रकृति, नेचर ऑफ लाइट। ठीक है, तो चलिए नेचर ऑफ लाइट में देखिए, इसमें हम पॉइंट वाइज आपको पढ़ाते जाएंगे, अब पॉइंट वाइज आपको नोट भी करते हुए जाना है, ठीक है। तो सबसे पहले प्रकाश की प्रकृति में क्या है? पहला प्रकाश की क्या प्रकृति होती है? तो सबसे पहले प्रकृति ये है, जो सबसे अच्छा है, कि प्रकाश चलता कैसे है, प्रकाश चलता कैसे है, ठीक है। यानी प्रकाश को माना क्या गया, प्रकाश को माना क्या गया? तो प्रकाश को ये माना गया कि प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है, ठीक है ना। प्रकाश क्या है? एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। तो पहली प्रॉपर्टीज आप लिख लीजिए, ठीक है ना। तो पहले पॉइंट आप लिख लेंगे कि प्रकाश का संचरण विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में होता है। प्रकाश का संचरण विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में होता है, ठीक, पहली प्रॉपर्टीज, ठीक है। प्रकाश की प्रकृति में पहला क्या है कि प्रकाश क्या होता है? ये चलता है विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में चलता है, ठीक है ना। देखिए विद्युत चुंबकीय तरंग क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या है, ये आपको पढ़ा दिया जाएगा,
ठीक है, ये भी आप जानते नहीं हैं, तो इसलिए हम यहाँ पर ज़्यादा नहीं चर्चा करते। केवल याद कर लीजिए कि प्रकाश का संचरण जो है कैसे होता है, विद्युत चुम्बकीय तरंग के रूप में होता है। सबसे बड़ी बात क्या है कि प्रकाश को चलने के लिए किसी मीडियम, चलो ए हो गया, ए में आप जो है नोट कर सकते हैं पहला पॉइंट, यानी बी पॉइंट हम नोट कर सकते हैं कि प्रकाश को चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। किसी माध्यम की आवश्यकता का क्या मतलब हुआ कि प्रकाश अगर जा रहा है, ठीक है, तो अगर यहाँ पर जैसे हम कुछ बोल रहे हैं, आपको सुनाई पड़ रहा है, हमारे पास हम जो बोल रहे हैं ये कौन सी ऊर्जा, ध्वनि ऊर्जा है। ध्वनि ऊर्जा यदि आपको सुनाई पड़ रही है तो किसके माध्यम से, वायु के माध्यम से। वायु है, हम बोल रहे हैं, आप तक पहुँच रही है, ठीक है। अगर वायु ना हो तो हम कुछ भी बोलते रहें, अपने मन की पूरी बात आपके सामने निकाल दें, आप सुन ही नहीं पाएंगे, ठीक है ना। चलिए, बात समझ में आ रहा है। तो वो ध्वनि को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है मीडियम की, लेकिन प्रकाश को चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। तो दूसरी प्रॉपर्टीज आप लिख लीजिएगा, हम बोल रहे हैं, ठीक है ना। यानी इसको चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, अर्थात ये निर्वात में भी चल सकता है। देखिए, क्लियर हो गया बी पॉइंट, तो बी हो गया। चलिए इसे चलते हैं। अब यहाँ पर ही माना गया है कि जो निर्वात में प्रकाश की चाल होती है वो 2.997 समथिंग है इंटू 10⁻, कितना, 8 मीटर प्रति सेकेंड। इसको मान सकते हैं नियर अबाउट 2.99 है, तो इसको मान सकते हैं 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। क्लियर हुआ। तो यहाँ पर हम मान सकते हैं कि निर्वात में जो प्रकाश की चाल होती है वो इतना हम मान सकते हैं, ठीक है। कैलकुलेशन करने में ये दिक्कत होगी, इसलिए लगभग कितना मान लिया जाता है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है, ठीक है। चलिए यहाँ तक नोट कर लो। चलिए अगला अगर हम पॉइंट बात करें डी की, अगर हम ये मान लें, देखिए यहाँ पर आपको कुछ नया मिलने वाला है। मान लेते हैं कि जो प्रकाश है, प्रकाश की तरंग दैर्घ्य लैम्डा मान लो, है ना। प्रकाश की तरंग दैर्घ्य क्या मान लिया जाए, लैम्डा, और निर्वात में इसकी चाल जो है क्या मान लिया जाए, निर्वात में, ठीक है ना। निर्वात में प्रकाश की चाल क्या मान लिया जाए, सी, और इसकी आवृत्ति को यदि हम फ्रीक्वेंसी एफ कह दें तो यहाँ पर संबंध होता है, ठीक है। संबंध अगर हम लिखना चाहें तो लिख दें सी बराबर एफ लैम्डा, सी बराबर एफ लैम्डा। नोट कर लीजिए, सी क्या है, प्रकाश की चाल, एफ क्या है, प्रकाश की आवृत्ति, लैम्डा क्या है, उसकी तरंग दैर्घ्य। ये इंपॉर्टेंट है, कहीं कहीं पूछ लेते हैं 1 नंबर का सवाल, आगे बहुत मिलता जाएगा, इसलिए इसको नोट कर लीजिए। तो प्रकाश की जो तरंग दैर्घ्य लैम्डा मान लिया गया, निर्वात में प्रकाश की चाल सी और फ्रीक्वेंसी एफ, तो सी बराबर एफ इंटू लैम्डा, यानी निर्वात में प्रकाश की चाल बराबर होता है, ठीक है, आवृत्ति गुणे प्रकाश की तरंग दैर्घ्य, ठीक है। चलिए अगला पॉइंट डी पॉइंट, पॉइंट नंबर ए बी सी डी जो भी रहा होगा, अगला पॉइंट है कुल मिला के, चलो हम डी मान ले रहे हैं। देखिए प्रकाश की जो वेवलेंथ होती है वो, ठीक है, बहुत सारी बुकों में अलग अलग लिखा गया है, तो यहाँ पर हम मान ले रहे हैं, ठीक है, कि 4000 से इनकी जो वेवलेंथ होती है वो 7000 एंगस्ट्रॉम तक होती है। कितना होती है, 4000 एंगस्ट्रॉम से कितना, 7000 एंगस्ट्रॉम तक होती है, ठीक ना। अगली प्रॉपर्टीज में आप क्या मानेंगे कि जो प्रकाश की तरंग दैर्घ्य है नियर अबाउट कितना होती है, 4000 एंगस्ट्रॉम से 7000, है ना, सॉरी 7000 एंगस्ट्रॉम के मध्य होती है, ठीक है। चलिए अगली बात, अगर हम इसका जो है प्रकाश स्पेक्ट्रम जब प्राप्त करते हैं, ठीक है ना, प्रकाश स्पेक्ट्रम आप जानते नहीं हैं, अगर जानते हो तो अच्छी बात है। उसमें जब हम इसको प्राप्त करते हैं तरंग दैर्घ्य को, तो हमें अपनी आँखों से केवल और केवल 6 रंग दिखाई पड़ते हैं। कितने रंग दिखाई पड़ते हैं, 6। वैसे होते हैं इनफाइनाइट, यानी प्रकाश में अगर हम बात करें कि प्रकाश में कितने कलर होते हैं, जो सूर्य की प्रकाश किरणें आती है उसमें कितने रंग होते हैं, तो उसमें रंगों की संख्या अनंत होती है, लेकिन जो हमारी आँखें विजुलाइज कर पाती हैं वो कितनी होती हैं, 6 होती हैं। कितनी होती हैं, 6 होती हैं, ठीक है ना। अब बहुत लोग कह रहे हैं सर जी 7 होती हैं, बिल्कुल 7 होती है, मैं भी कह रहा हूँ 7, लेकिन 7 ऐसा देखा गया है, लेकिन ऐसा देखा गया है कि जो बैगनी और आसमानी, देखो बैगनी और आसमानी,
ठीक है ना, बैगनी और आसमानी, ये दोनों कलर हमारी आंखें जो हैं इनको डिफरेंट मतलब अलग अलग नहीं पहचान पाती। बैगनी और आसमानी को हमारी आंखें जो हैं इनको अलग अलग नहीं पहचान पाती, मतलब अलग अलग विजुलाइज नहीं कर पाती, नहीं देख पाती, इनको एक ही देख लेती हैं, इसलिए मान लिया जाता है 6। लेकिन 100% जो है वो कितने हैं, 7 हैं। कितने हैं, 7। हमारी आंखें 6 देख पाती हैं लेकिन होते कितने हैं, 7। ठीक है, वो कौन कौन से, बैगनी और आसमानी, ये बैगनी और आसमानी दोनों क्या हो जाते हैं, एक ही कलर आंखों से दिखाई पड़ता है, इसलिए यानी हमारी आंखें इन दोनों में डिफरेंट नहीं पहचान पाती, इसलिए हम 6 कह देते हैं। लेकिन रियलिटी कितने होते हैं, 7, और उनका क्रम कितना होता है, वी ना, VIVGYOR, ठीक है ना। वी से वायलेट यानी बैगनी, आसमानी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल, ये होते हैं। ठीक है, इन बातों को आप नोट करते चलिए। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट मिटा दें इसको। ठीक, अगला पॉइंट ये है इसका नेचर, प्रकाश, ये प्रकाश की प्रकृति का अगला नेचर ये है ABCDE कि जब प्रकाश, ध्यान सुनिएगा, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है, ठीक है ना, क्या हमने कहा कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो उसकी तरंगदैर्घ्य और चाल दोनों बदल जाती है। ध्यान समझना, हमने क्या कहा, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो उसकी तरंगदैर्घ्य और चाल दोनों क्या होती हैं, बदल जाती हैं, पर इसकी फ्रीक्वेंसी यानी f ये दोनों में क्या रहती है, अपवर्तित रहती है। तो कई बार पेपर में पूछा गया है कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो क्या अपवर्तित रहता है, तो उसकी फ्रीक्वेंसी यानी आवृत्ति अपवर्तित रहती है, बाकी तरंगदैर्घ्य और चाल क्या होती है, बदल जाती है। ठीक है ना, चलिए यहाँ तक नोट कर लीजिए। चलिए बात किया जाए। ठीक है, अगला पॉइंट आप चाहो तो आप यहीं पर बना सकते हो। देखिए, अगर हम मान लेते हैं यहाँ निर्वात, यहाँ पर क्या मान लेते हैं, निर्वात। निर्वात में यदि प्रकाश की चाल को c से, उसकी तरंगदैर्घ्य को λ0 और उसकी आवृत्ति को f0 से प्रदर्शित करें तो जो संबंध बनता है वो बनता है c बराबर λ × f0, ये होता है। सॉरी, आप f0 ना करके f, क्योंकि फ्रीक्वेंसी चेंज होती नहीं है। और अगर माध्यम में बात करें, माध्यम में यदि हम प्रकाश की चाल को v से और तो इसकी तरंगदैर्घ्य को λ से डोनेट करें तो हमें मिलेगा v बराबर λ × f, ये फार्मूला होता है। नोट कर लीजिए, माध्यम में प्रकाश की चाल बराबर तरंगदैर्घ्य गुणे फ्रीक्वेंसी, यहाँ पर भी वही है दोनों। ठीक है, नोट कर लीजिए इतना। यहाँ पर नोट हो गया। अच्छा, एक बात और नोट कर सकते हैं, ठीक है, कि माध्यम में प्रकाश की चाल, आप लोग फार्मूला पढ़े हैं अपवर्तनांक का, किसका पढ़े हैं, माध्यम का। जब अपवर्तनांक पढ़े हो तो लिखाया गया था v बराबर, ठीक है ना, v बराबर क्या बताया गया था, सॉरी, म्यू बराबर c/v, म्यू बराबर c/v। c क्या है, निर्वात में प्रकाश की चाल, v क्या है, माध्यम में प्रकाश की चाल, लेमडा क्या, ये म्यू क्या है, माध्यम का अपवर्तनांक। तो v बराबर आप लिख सकते हैं c/म्यू, c/म्यू। ठीक है, नोट कर लीजिए फार्मूला, v बराबर c/म्यू, जहाँ c क्या है, निर्वात में प्रकाश की चाल। ठीक है, इसी प्रकार से यदि हम तरंगदैर्घ्य की बात करें, किसकी बात करें, तरंगदैर्घ्य की, तो लेमडा बराबर हो जाएगा λ0/म्यू। इसको भी नोट कर लीजिए, ये भी इम्पॉर्टेंट है कि अगर माध्यम में तरंगदैर्घ्य पूछे कितना होगा तो जो निर्वात में तरंगदैर्घ्य थी उसको हम भाग दे देंगे किससे, उस माध्यम के अपवर्तनांक से, तो हमें मिल जाएगा उस माध्यम में, ठीक है, प्रकाश के क्या चीज़, तरंगदैर्घ्य। चलिए यहाँ तक नोट कर लिए। अच्छा, थोड़ा सा और देखो इसके बारे में, यहाँ पर इसको मिला दे रहे हैं इधर। ठीक है, देखिए इसको हम फिर से लिख दे रहे हैं डिटेल से कि हमने माना था कि निर्वात में प्रकाश की चाल c, तरंगदैर्घ्य λ0, तो c बराबर क्या बताया गया, c बराबर आपको बताया गया λ0 और निर्वात में इसकी फ्रीक्वेंसी f हो तो क्या हो जाएगी, f, ये था। अगर वही माध्यम की बात करें तो माध्यम में बताया गया c बराबर, ठीक है ना, c बराबर
या माध्यम में प्रकाश की चाल भी बराबर c अपान क्या चीज़ म्यू, ये तो बताया गया, या लेमडा बराबर लेमडा 0 अपान म्यू। ठीक, जहाँ म्यू क्या है, निरपेक्ष अपवर्तनांक है। माध्यम का क्या है, म्यू, माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक। ठीक है, देखिए बहुत लोग सोच रहे हैं कि माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक मतलब क्या होता है कि किसी भी माध्यम का जब हम वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक ज्ञात करते हैं तो वही कहलाता है निरपेक्ष अपवर्तनांक। ठीक है ना, तो ये माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक हो गया। ठीक है, चलिए, और याद रखना हमेशा वायु है तो वायु का जो अपवर्तनांक होता है कितना होता है, एक। बाकी कोई भी मीडियम हो वो हमेशा म्यू का मान इज ग्रेटर देन कितना होगा, 1। समझ में आ गया ये कि म्यू इक्वल टू 1 किसके लिए है, वायु का, यानी वायु का अपवर्तनांक कितना होता है, 1। बाकी कोई भी होगा उसका अपवर्तनांक हमेशा 1 से क्या होगा, अधिक होगा। तो देखिए अब यहाँ पर देखिए सबसे बड़ी बात क्या है, यदि यहाँ पर म्यू का मान कितना हो, 1, पहले अगर हम मान लें कि म्यू इक्वल टू 1 तो वी इक्वल टू क्या हो जाएगा, c। बात समझ में आया, यानी हम कह सकते हैं, ध्यान समझिएगा, देखिए कि वायु में ये अपवर्तनांक किसका लिए है, वायु में का, तो इसका मतलब वायु का अपवर्तनांक, यदि अपवर्तनांक यानी म्यू का मान 1 हो तो भी बराबर किसके आ गया, c के। तो इसका मतलब वायु में प्रकाश की चाल क्या होती है, हमेशा अधिक होती है। ठीक है ना, कैसे, यानी जब अपवर्तनांक होगा इसका मतलब वहाँ पर वायु है, और वायु में जो चाल है वो किसके बराबर होगा, c के, तो भी बराबर किसके आ जाएगा, c। तो कहने का ये मतलब है कि जब माध्यम ना हो यानी उसका अपवर्तनांक 1 हो तो प्रकाश की चाल क्या होगी, मैक्सिमम होगी। लेकिन और बाकी हर कंडीशन में देखिए क्या बताया गया, हर कंडीशन में आपको ये बताया गया यदि म्यू का मान, ठीक है ना, म्यू का मान ग्रेटर देन 1 यानी म्यू का मान 1 से अधिक होगा, 1 से ये ज़्यादा है तो इसमें भाग देंगे तो वैल्यू और कम आएगी, यानी भी का मान c से क्या हो जाएगा, कम। तो यानी कहने का मतलब है कि अगर कोई माध्यम हो म्यू कम, कोई माध्यम जैसे जल हो गया या कांच हो गया, ठीक है, इन सब में भी इज लेस देन किससे, c से। ये किसके लिए है, माध्यम के लिए, यहाँ पर कोई माध्यम हो तो। ठीक है, अब उसी तरीके से ये कम है तो ये कम हो जाएगा, यानी माध्यम अगर कोई हो, जल हो या वायु हो, तो वहाँ पर उसकी तरंग दैर्ध्य लेमडा इज लेस देन लेमडा 0 से। ठीक है, यहाँ तक नोट कर लीजिए, यहाँ तक नोट हो गया। तो आगे बात करें हम लोग, चलिए अगली प्रॉपर्टीज की। प्रकाश की जो अगली प्रॉपर्टीज़ है, नेचर है, वो ये होता है कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है, ठीक है, तो ये बहरहाल आप जानते हैं कि अपने मार्ग से क्या होता है, विचलित हो जाता है, यानी जैसे जा रहा है वो कुछ ना कुछ डेविएट हो जाता है नॉर्मल की ओर या नॉर्मल से दूर। ठीक है ना, उसका कारण क्या है, उसका कारण आप लोग को अगर पता होगा तो उसका कारण होता है भिन्न भिन्न माध्यमों में। देखिए जैसे यहाँ पर मान लो एक माध्यम हो गया, माध्यम नंबर 1 और ये माध्यम नंबर क्या हो गया, 2। ठीक है, तो अगर कोई प्रकाश किरण ऐसे आ रही है तो ये तो आपको पता है नॉर्मल होता है। ठीक, अब इस माध्यम से इस माध्यम में जा रही है, यदि हम ये मान लें कि ये माध्यम N1 और ये क्या है N2, ये मान लिया जाए कि N2 इज ग्रेटर देन N1, तो ये प्रकाश किरण सीधे ना निकल करके क्या होगी, अवलंब की ओर झुक जाएगी। इसका रीज़न क्या है, इसका रीज़न ये है कि भिन्न भिन्न माध्यम में प्रकाश की चाल का भिन्न भिन्न होना है। इसको नोट कर लीजिएगा कि जब प्रकाश यहाँ है और यहाँ है, इस माध्यम में प्रकाश की चाल कुछ और, इस माध्यम में प्रकाश की चाल कुछ और होती है। इस कारण से ये अपने मार्ग से क्या होती है, विचलित हो जाती है। ये हम पढ़ेंगे अपवर्तन में। ठीक है, तो कहने प्रकाश का अगला गुण ये भी है कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में इंटर करता है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाता है, और इसी घटना को हम लोग क्या कहते थे, प्रकाश का अपवर्तन। तो प्रकाश का एक गुण ये भी है, इसको भी नोट कर लीजिए। ठीक है, चलिए माध्यम आ गया, तो माध्यम की बात कर लेते हैं। माध्यम 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है ना, यानी देखो प्रकाश जिसमें चल रही है, ठीक है ना, प्रकाश के चलने के अनुसार यानी प्रकाश के नेचर के अनुसार माध्यम को कितने भाग में डिवाइड किया गया, 3 भाग में। माध्यम को कितने भाग में डिवाइड किया गया है, 3 भाग में। ठीक है, चलिए नहीं समझ में आ रहा, मैं फिर से बता रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि प्रकाश जिसमें चल सकता है, प्रकाश के गमन यानी पथ मतलब कि उसके चलने के अनुसार
माध्यम को कितने भाग में डिवाइड किया गया है? 3 भागों में डिवाइड किया गया है। नंबर 1 होता है पारदर्शी, दूसरा अपारदर्शी और तीसरा पारभाषक। नंबर 1 होता है पारदर्शी माध्यम, दूसरा अपारदर्शी और तीसरा होता है पारभाषक। क्या होता है? पारभाषक। ठीक, चलिए पारदर्शी, अपारदर्शी और पारभाषक क्या होता है? देखिए पारदर्शी वो होता है कि अगर मान लो यहाँ पर ये कोई मीडियम है, यहाँ पर कोई प्रकाश किरण आए, ठीक है ना, और क्या हो जाए, पूरी की पूरी प्रकाश क्या हो, यहाँ से इस मीडियम से होता हुआ बाहर निकल जाए, तो ये मीडियम जो है इसको हम लोग क्या कहेंगे? पारदर्शी। दूसरा अपारदर्शी, मान लो यहाँ पर कोई ऑब्स्ट्रैक्ट रख दो मीडियम, ठीक है, कोई माध्यम, यहाँ पर कोई प्रकाश की किरण जाए, ठीक है, जा करके यहीं पर रुक जाए, बिल्कुल अंदर ना जाए, तो ये कहलाता है आपका अपारदर्शी माध्यम। तीसरा क्या होता है? पारभाषक माध्यम। पारभाषक क्या होता है? जैसे कोई प्रकाश किरण गई, यहाँ प्रकाश की तीव्रता बहुत ज़्यादा है, लेकिन जैसे जैसे अंदर की ओर जाएगी वैसे वैसे इसकी तीव्रता में कमी आती जाएगी, तो ऐसे माध्यम को हम लोग क्या कहते हैं? पारभाषक माध्यम कहते हैं। यहाँ तक सबको समझ में आ रहा है? नोट करते चलिएगा। ठीक है, तो चलिए पारदर्शी में आप नोट कर लीजिए, इससे कांच हो गया और जल हो गया। ठीक, अपारदर्शी में आप कुछ भी लिख सकते हैं, लकड़ी, लोहा है, ये सब लकड़ी हुआ, इसमें नहीं प्रकाश जाता, प्लास्टिक हुआ है और ईंट हो गया, ये सब अपारदर्शी। पारभाषक में जैसे पेट्रोल होगा, इसको नोट कर लो, क्या है आपका? पेट्रोल, और उसके बाद एक और है, सॉरी, तेल नोट कर लो, ट्रेसिंग पेपर। पेट्रोल भी तो तेल है, तो यहाँ जाएगा तेल और ट्रेसिंग पेपर। ठीक है, तेल ओल में देखते हो ना, अगर प्रकाश किरण जाती है तो कुछ दूर जाने के बाद फिर क्या होती है? रुकती है ना, उसकी इंटेंसिटी कम होती जाती है, तो वो कहलाता है आपका पारभाषक। ठीक है, तो आज हम लोग बस यही 2 गुण को पढ़ लिए। ठीक है, उसके बाद अगला जो चर्चा हम करेंगे अगले टॉपिक में, यानी कि नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ये लेक्चर नंबर कौन सा है? लेक्चर नंबर 1 है। ठीक है, अगला जो है हम लोग करेंगे अध्ययन लेक्चर नंबर 2 में। ठीक है, तो चलिए एंजॉय करते रहिए। ऑल द बेस्ट।